नमस्कार, मैं अशोक राज अल्बीडो IAS के इस चैनल में आप सबको भूकंप का दूसरा जो पार्ट है, भूकंपी तरंगे, जो परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और ख़ास करके ये प्रीलिम्स प्री की टेस्ट में या वनडे या कोई भी XYZ लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता भूकंपी तरंग। तो फालतू बात ना करके हम टू दी पॉइंट पे बात करेंगे भूकंपी तरंग के बारे में। भूकंपीय तरंगे, जो भूकंपी तरंगे हैं इसका मतलब अर्थक्वेक्स, वेव्स। ये होता क्या है, जब बताया था मैंने, दो चट्टानें आपस में टकराती हैं जिन्हें हम लोग अभिसारी गति कहते हैं। उस अभिसारी गति के कारण पार्ट 1 में बताया जा चुका है, जब दो चट्टानें प्लेटें टकराती हैं तो अभिसारी गति के कारण अत्यधिक घनत्व की प्लेट का प्रत्यावर्तन होता है और वह काफ़ी ज़्यादा समय तक, करोड़ों वर्षों तक दबे रहने के कारण मैग्मा बनता है। और मैग्मा यदि नहीं निकल पाता है, पृथ्वी के बाहर नहीं निकल पाता है, तो भूकंप होता है। हालांकि भूकंप बताया गया कई प्रकार से होते हैं, लेकिन मेन भूकंप जो भूगर्भी घटना होती है जिससे प्लेट विवर्तन की या प्लेट टेक्टोनिक के कारण होता है, वो मेन भूमिका होता है। तो भूकंपी तरंग अगर पृथ्वी के नीचे से आ रही है, अब सपोज करिए ये पृथ्वी है, क्या है पृथ्वी। पृथ्वी में अगर देखेंगे, एक आप जानते हैं एक कोर होता है जिसे हम लोग आंतरिक भाग कहते हैं। इस कोर में दो पार्ट आपको मिलेंगे। एक कोर का पार्ट ये मिलता है आंतरिक कोर, ये ठोस होता है, और यह जो होता है बाह्य कोर होता है, ये द्रव के रूप में होता है। ये बाह्य कोर है और यह आंतरिक कोर है जो ठोस होता है। भूकंप की उत्पत्ति मुख्य रूप से अगर देखेंगे, ज्वालामुखी या भूकंप जो आते हैं मेंटल वाले क्षेत्र से आते हैं। मेंटल ही मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। तो मेंटल, ये बीच वाला जो क्षेत्र होता है, बीच का क्षेत्र है, ये मेंटल है, और बाकी यह जो पार्ट है क्रस्ट होता है, ये क्रस्ट होता है। भूपरपट्टी या भूपटल ये मेंटल है, और ये कोर, इसमें भी बाह्य कोर होते हैं और आंतरिक कोर, बाह्य मेंटल, आंतरिक मेंटल, और इसमें भी जो है एक्सटर्नल और इंटरनल क्रस्ट होते हैं। तो यहाँ से यदि सपोज करिए भूकंप की उत्पत्ति होती है, भूकंप की उत्पत्ति जिस स्थान से होती है, कहीं से भी हो सकती है, पूरे पृथ्वी पर कहीं से भी हो सकती है। हम समझने के लिए एक फिगर बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। सपोज करिए यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहाँ से, जिस बिंदु से भूकंप की उत्पत्ति होती है उस बिंदु को भूकंप मूल या फोकस मूल या भूकंप केंद्र, या केंद्र ही कह सकते हैं, या भूकंप केंद्र कहिए या केंद्र कहिए या फोकस बिंदु कह सकते हैं। तो यह है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, यह पार्ट है, यह बिंदु है, इसका नाम हमने दे दिया है फोकस केंद्र, या इसी को कह सकते हैं भूकंप मूल कह सकते हैं, भूकंप मूल, या इसी को कह सकते हैं केंद्र केवल कह सकते हैं, है ना। केंद्र कहिए या फोकस मूल कहिए, फोकस मूल भी लिख सकते हैं, फोकस मूल भी कह सकते हैं, फोकस केंद्र कह सकते हैं। जहां से, जिस बिंदु से, जिस जगह से, पृथ्वी के जिस जगह से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे फोकस केंद्र। अब इसमें से
भूकंपी तरंगों की बात करेंगे, 3 प्रकार की तरंगें होती हैं। 2 तरंग पहले हम पढ़ते हैं, एक का नाम है पी और दूसरे का नाम यस। पी क्यों कहते हैं? पी का मतलब होता है प्राइमरी तरंग, यस का मतलब होता है सेकेंडरी तरंग। प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक तरंग और यस माने होता है सेकेंडरी तरंग, जिसे द्वितीयक तरंग भी कहते हैं। तो एक तरंग ये है, एक तरंग ये है, इसका नाम है पी तरंग, ये है पी। दूसरी तरंग ये है, यस तरंग। यस तरंग। क्लियर हो गया? पी तरंग है, यस तरंग है, ऐसे 2 तरंगे ये पृथ्वी के भैया भीतर चलती हैं। ये पी तरंग है, यस तरंग है, यस तरंग। 2 तरंगे हैं। पी तरंग का मतलब होता है, पी तरंग का मतलब होता है, इसको कहते हैं प्राइमरी, यानी कि प्राथमिक तरंग, प्राथमिक तरंग पी तरंग। और दूसरा होता है यस, द्वितीयक तरंग, सेकेंडरी तरंग, द्वितीयक तरंग, सेकेंडरी तरंग। ये पृथ्वी के भीतर चलती हैं तरंगे। ये दोनों तरंगे कहाँ चलती हैं? पृथ्वी के भीतर। इसलिए इन दोनों तरंगों को पिंड तरंग कहते हैं। क्योंकि पृथ्वी भी एक पिंड है, पृथ्वी एक क्या है? पिंड है, ग्रह है, पिंड है। तो इन दोनों तरंगों को पिंड तरंग कहते हैं। तीसरा जो तरंग होता है यल तरंग होता है, वो पृथ्वी के भीतर नहीं चलता, पृथ्वी के सतह पर चलता है। अभी उस पर चल रहे हैं, अभी इसके बाद में। ये भूकंप मूल हो गया, जहां से भूकंप का उद्गम होता है। पृथ्वी के भूकंप मूल के ठीक ऊपर, एकदम ठीक ऊपर, ये यहां पर भी हो सकता है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां कहीं भी हो सकता है। इसके पहले हम बता चुके हैं 3 प्रकार के, उथले भूकंप, गहरे भूकंप और मध्यम भूकंप। तो जो गहरा भूकंप होगा वो अनुभव पता नहीं चलता है, मध्यम में कुछ आता है लेकिन मानव पता अनुभव नहीं करता है, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए हैं। और जो उथला भूकंप होता है कम गहराई वाला होता है, लगभग 10 से 15 किलोमीटर, पृथ्वी के सतह से 10 से 15 किलोमीटर गहराई तक होते हैं, वही नुकसानदायक होते हैं, वही मेन पहुंचते हैं। तो भूकंप फोकस से ठीक सीधा ऊपर जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंप का अनुभव होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं, एपी सेंटर। भूकंप मूल के ठीक ऊपर जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंप का अनुभव होता है, यहां पर सबसे पहले एकदम नजदीक यही पड़ेगा, सबसे ऊपर भूकंप मूल के ठीक ऊपर जिस बिंदु पर भूकंप का अनुभव सबसे पहले होता है, उस बिंदु को, उस जगह को एपी सेंटर, अधिकेंद्र कहते हैं। तो ये हो गया अधिकेंद्र। क्या हो गया? अधिकेंद्र। अधिकेंद्र, एपी सेंटर, एपी सेंटर, एपी सेंटर है। पूछा गया प्रश्न है, सबसे पहले भूकंप का अनुभव किस स्थान पर होता है? भूकंप मूल पर, भूकंप केंद्र पर, भूकंप फोकस पर, अधिकेंद्र पर, या केंद्र केवल लिख सकता, केंद्र मतलब यही से है। तो अधिकेंद्र पर सबसे पहले अनुभव होता है। और यहां पर सबसे पहले अगर कोई तरंग पहुंचती है, सबसे पहले अगर कोई पहुंचेगी तो पी और यस में से ही पहुंचेगी कोई। पी तो या पहुंचेगी या यस। अब पी मतलब प्राइमरी, नाम से स्पष्ट है प्राइमरी, तो प्राइमरी सबसे पहले पहुंचती है। अब क्यों पहुंचती है? क्योंकि इसका वेग सबसे ज्यादा होता है,
वेग यानी कि गति जो होता है सर्वाधिक होता, वेग सर्वाधिक। यदि आ गया सबसे ज्यादा वेग किसका होता है, तो पी तरंग का 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये नियर अबाउट लगभग में है। इसका वेग कितना होता है, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और इसका वेग अगर बात करेंगे, इसके वेग की बात करेंगे लगभग 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो पी तरंग का वेग सबसे ज्यादा है, पी तरंग का वेग सबसे ज्यादा है, इसलिए पी तरंग सबसे पहले पहुंचती है एपी सेंटर पर। क्लियर हो गया। लेकिन यहां पर जो तरंगे चलती पहुंचने के बाद में पी तरंग अपना रूप बदल लेती है। ये किस तरंग में परिवर्तित हो जाती है, यल तरंग के रूप में। अब यहां पर सतह पर जो है यल तरंग चलने लगती है, यल तरंग सतह पर चलती है, इसलिए यल तरंग को, यल तरंग को लॉन्ग तरंग भी कहते हैं। सतही, सतह पे चलने के कारण सतही तरंग कहते हैं। धरातल पे चलने के कारण धरातलई तरंग कहते हैं। क्लियर हो गया। तो लंबी तरंग, धरातलई तरंग, सतही तरंग, इसकी खोज जो किए थे एच.डी. लब महोदय ने किया था, इसलिए इस तरंग को लब तरंग भी कहते हैं। और से लब शब्द जो है सबसे ज्यादा नुकसानदायक भी है, फायदेमंद, जो भी XYZ समझे, लेकिन कई नाम, ऐसा कॉन्सेप्ट आप बना लीजिए, लब नुकसानदायक, या कई नाम, भगवान कृष्ण के ज्यादा नाम, भगवान राम के एक नाम, महाभारत कौन कराए थे, एक हिसाब से जान ही रहे ना, भगवान कृष्ण थे महाभारत में, सबसे ज्यादा विनाश। तो यल तरंग जो है सबसे ज्यादा विनाश, ऐसे याद करने की एक टेक्निक हम बता रहे, ऐसा नहीं आप किसी धर्म से जोड़ के या कोई भी चीज, ये याद करने का अपना टेक्निक बना ले सकते हैं, हमने ऐसे याद करने की टेक्निक बनाया था। अगर आ गया सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंग कौन सी है, तो सबसे ज्यादा विनाशकारी यही यल तरंग, यल माने लब तरंग कहिए या धरातलई तरंग कहिए या सतही तरंग कहिए, जो भी आप समझिए वही कह सकते हैं। तो सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंग यल तरंग या धरातलई तरंग या सतही तरंग, जो भी कह सकते हैं, ये है। क्लियर हो गया। ये कहां पर चलती, धरातल पर चलती है। इसका वेग सबसे कम होता है, 1 से लेकर 3 लगभग किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होता है इसका वेग। इसी को क्या कहते हैं, सतही तरंग, सतही तरंग, या कह सकते हैं धरातलई तरंग, धरातलई तरंग कह सकते हैं, या लब तरंग कह सकते हैं, लब वेव कह सकते हैं, है ना। इसका वेग कितना होता है, 1 से मान के चलिए 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ज्यादा नहीं होता, वेग बहुत कम होता। अब ध्यान देने योग्य बात है, जिस तरंग का वेग सबसे ज्यादा उसमें कंपन अर्थात तीव्रता सबसे ज्यादा होगा। जिसका वेग सबसे कम उसमें तीव्रता सबसे ज्यादा, और जिसका वेग सबसे ज्यादा होगा, वेग सबसे ज्यादा, उसमें तीव्रता सबसे कम। जैसे यल तरंग का वेग सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक है, तो वेग सर्वाधिक होने का मतलब इसमें क्या है, इसमें तीव्रता, तीव्रता या कहिए कंपन, कंपन, कंपन सबसे कम, सबसे कम। ये जिसमें तीव्रता, जिसमें वेग सबसे ज्यादा उसमें तीव्रता सबसे कम। इसका मतलब इससे वेग इसमें कम है, इसका मतलब P से ज्यादा तीव्रता या कंपन इसमें, इसका वेग सबसे कम, इसका मतलब यल का वेग सबसे कम, इसका मतलब यल का तीव्रता या कंपन सबसे ज्यादा। और कंपन जिसमें ज्यादा होगा, वाइब्रेशन ज्यादा होगा, वो ज्यादा हिलाएगा, वो ज्यादा नुकसानदायक होगा।
उथल पुथल होगा, हिलने डुलने को ही, पृथ्वी में कंपन होने को ही तो भूकंप कहते हैं। इसके पहले पार्ट में सब बता दिए हैं विस्तार से। जो नहीं समझ पाए हैं वो भूगोल का पार्ट 1 देख सकते हैं, विस्तार में ही बताया गया है। तो अगर ये आ जाए किस तरंग का वेग सबसे ज्यादा है तो पी तरंग का, इससे कम इसका, इसके से कम इसका है, और जिसका वेग सबसे कम है उसमें कंपन या तीव्रता ज्यादा, इसमें कंपन या तीव्रता ज्यादा, और जिसमें कंपन तीव्रता ज्यादा वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक सतह पर चलती है। अब सवाल ये है कि कौन सी तरंग ठोस में चलेगी, कौन सी ठोस द्रव गैस तीनों में चलेगी। क्लियर हो गया। और इनका माध्यम कैसे होता है, नतोदर होता है या उत्तरोत्तर होता है, इनका मार्ग कैसा होता है, उत्तल होता है कि अवतल होता है। तो अब देखिए ये तरंगे जो होती हैं, आप देख रहे हैं पी तरंग जो है, पी तरंग, ये ठोस, यहां पर ठोस है, ये द्रव है, ये फिर ठोस। इसका मतलब ठोस, द्रव और गैस तीनों में गमन करती है। पी तरंग कहां पे गमन करती है, पी तरंग कहां पर, तो लिख सकते हैं पी तरंग ठोस में, द्रव में और गैस में, तीनों में गमन करती है, तीनों में चलती है, गमन करती है। पी तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों में गमन करती है। ये देख लीजिए फिगर से, ठोस, द्रव, गैस तीनों में गमन करती है। जबकि यस तरंग जो होती है केवल कहां पर गमन करती है, केवल ओनली इन सॉलिड, केवल ठोस में गमन, केवल ठोस में गमन करती है ये। और यल तरंग जो बनी है सबसे ज्यादा विनाशकारी है, यह यल तरंग भी तीनों में गमन करती है, तीनों में, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। ये द्रव्य की तीनों अवस्थाएं होती हैं मैटर की, सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैस। ये सभी जान रहे हैं, ये जानिएगा। अब दूसरा चीज ये होता है, ये जो पी तरंग होता है इसका मार्ग कैसा होता है, यानी कि अनुदैर्ध्य होता है या अनुप्रस्थ होता है। देखिए जो पी तरंग होता है इसकी गति अगर देखेंगे, इसकी गति अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है। अनुदैर्ध्य, इसकी गति जो होती है अनुदैर्ध्य, अर्थात इसमें तरंगें जो होती हैं अनुदैर्ध्य तरंग की तरह ही गति करती है। क्लियर हो गया। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है माध्यम के कणों के अनुरूप, अर्थात ये ध्वनि के समान गति करती है, ध्वनि के गति के समान, गति के समान गति करती है। इसका मतलब यह भी बनाया जा सकता है पी तरंगों की गति ध्वनि के गति के समान होती है, अर्थात पी तरंगों की गति अनुदैर्ध्य होती है, जबकि यस तरंग की गति कैसा होता है, अनुप्रस्थ होता है। इसकी गति कैसा होता है, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ का मतलब होता है कि प्रकाश के गति के समान, प्रकाश के गति के समान, प्रकाश के गति के समान। तो यल तरंग भैया क्या है, यल तरंग इसमें अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों होता है। यल तरंग में क्या होता है, यल तरंग में अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों होता है। यल तरंग में गति कैसा होता है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ हर प्रकार का। भाई हमने इनकी तुलना देखिए विनाशकारी भगवान कृष्ण से कर दिया कि मतलब रामायण नहीं महाभारत कराए, महाभारत तो। और युद्ध जीतने के लिए साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपना सकते हैं। तो
दोनों गति कर रही है, अनुदैर्ध्य कभी अनुप्रस्थ कुछ भी क्लियर नहीं है, तो विनाशकारी तो होगा ही। अब अनुदैर्ध्य गति समझ लीजिए कैसे है। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है माध्यम के कणों के अनुरूप, अर्थात इस तरीके का गति इसका होता है। अभी पूरा समझिएगा, नहीं समझ नहीं पाएंगे। एक गति ऐसे करती है, ऐसे, अर्थात आगे बढ़ेगी लेकिन इस तरीके का आगे बढ़ती रहती, ऐसे, अर्थात ऐसे। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे, लेकिन गति ऐसे 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 आगे बढ़ेगी, आगे ऐसे, ये अनुदैर्ध्य है। जबकि अनुप्रस्थ की अगर गति की बात करेंगे तो अनुप्रस्थ में इस तरीके का गति होता है, अनुप्रस्थ में ऐसे गति, ऐसे, यानी कि श्रृंग और गर्त का निर्माण होता है, श्रृंग और गर्त का। इस तरीके का गति ऊपर नीचे, जैसे आप तालाब में देखें कोई टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा या XYZ कुछ डाल देते हैं तो उसमें क्या होता है, जल जो है, जल में कंपन होता है, या रस्सी में इस तरीके कर देते हैं तो इस तरीके का। तो प्रकाश इसी माध्यम से गति करती हुई आगे बढ़ती है, अर्थात अनुप्रस्थ प्रकाश ऐसे चलती है। अर्थात कैसा है, इसमें यस तरंग में ऐसा है, और इसमें होता है कि आगे इस तरीके बढ़ेंगे। थोड़ा सा फिगर आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा हो तो फिगर हम आपको इस तरीके का दिखा देते हैं, फिर से बना देते हैं। ये इस तरीके का बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा इस तरीके एकदम सीधा सीधा नहीं चलता है, एकदम सीधा सीधा नहीं चलता है, चलेगा थोड़ा सा ऐसे आगे ही बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा इस तरीके का। ये ध्वनि की गति होती है, क्योंकि ध्वनि में क्या है, ऊर्जा जब पाएगा तो ऊर्जा आगे बढ़ेगा, दूसरे को ऊर्जा, तीसरे को ऊर्जा, चौथे को ऊर्जा देता जाएगा, लेकिन एकदम सीधा नहीं चलता है। अर्थात अपवर्तन की घटनाएं जैसी होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पी तरंग और यस तरंग जो है, पी तरंग और यस तरंग अपवर्तित होती रहती हैं। अब देखिए, ये जो यस तरंग है, यस तरंग ये जब ध्रुव में पहुंचती है, अर्थात कोर वाले क्षेत्र में जब पहुंचती है या ध्रुव में जब पहुंचती है तो विलुप्त हो जाती है, जबकि पी तरंग जो होती है विलुप्त नहीं होती, लेकिन ठोस में, अर्थात कोर के आंतरिक भाग में, कोर के भाग में पहुंचने पर इसका वेग कम हो जाता है। पी तरंगों का वेग जो होता है कोर में पहुंचने पर कम हो जाता है। केवल कोर में ऐसा है, कोर में पहुंचने पर वेग क्या हो जाता है, कम। जबकि यह तरंग जो होती है ये ध्रुव के पास पहुंचने पर विलुप्त हो जाती है, और ध्रुव के पास से ही और जो भी तरंगे आती हैं, जो तरंगे आएंगी ध्रुव के पास से मुड़ जाती, इस तरीके का। इसी गति को नतोत्तर गति कहते हैं। इसका मतलब पी में और यस में दोनों में नतोत्तर गति होता है। नतोत्तर जो गमन होता है नतोत्तर होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, नतोदर, या इसको यूं लिख सकते हैं अवतल गति भी लिख सकते हैं, ऐसा नतोदर। तो अगर पूछा गया पी और यस तरंगों में गति कैसा, किस तरीके का होता है, मार्ग कैसा मार्ग अपनाती हैं, तो ऐसा मार्ग अपनाते हैं, नतोदर मार्ग का अनुसरण करती हैं, या अवतल मार्ग। और पी तरंग जो होती है ये अपवर्तित होकर के, अपवर्तित होते हुए आगे बढ़ती हैं, और ये दोनों तरंगे लगभग 11,000 किलोमीटर तक गमन करती हैं पृथ्वी के अंदर। जहां से भूकंप का उद्भव होता है वहां से 11 किलोमीटर, 11,000 किलोमीटर
11,000 किलोमीटर तक गमन करती हैं और पृथ्वी के एक दूसरे भाग तक पहुंचने से 5,000 किलोमीटर पहले ही लगभग उनका वेग समाप्त हो जाता है। यहां से आते 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 चूंकि अपवर्तित होकर आ रही हैं और से लगभग 6400 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या ही है, लेकिन सीधा सीधा नहीं आ रही, अपवर्तित होकर के ही आएंगी। अपवर्तन मतलब समझ रहे हैं ना, तारों का टिमटिमाना अपवर्तन की घटना। जब प्रकाश कोई भी चलता है या कोई भी तरंगे चलते अपने मार्ग से सीधा सीधा ऐसे नहीं आएंगी, ऐसे नहीं आ जाएंगी, तो इस तरीके का आते थे, इस तरीके का आते, तो इस तरीके से 11,000 किलोमीटर तक लगभग आती हैं, लेकिन दूसरे सतह तक पहुंचते यानी कि 5,000 किलोमीटर के पहले ही लगभग विलुप्त हो जाती है। यहीं तक लगभग आ चुकी, यहां तक नहीं पहुंच पाई हैं। कुल मिलाकर के यहां तक जो है ये तरंगे नहीं पहुंच पाई हैं। ये तरंगे यहां से, अगर देखिए एक चीज और यहां पे जान लीजिए, ये जो यस तरंग होता है 103 से लेकर 105 डिग्री अंश पर ही मुड़ जाता है। जब यहां से इस तरीके का आता है तो 103 से 105 डिग्री अंश पर मुड़ जाता है। अब आप ये कहेंगे कि सर क्या पृथ्वी के नीचे कोई गया है? नहीं, भूकंपी तरंगों का अध्ययन किया जाता है सिस्मोग्राफ से। सिस्मोमीटर लगा होता है, सिस्मोमीटर के सहायता से, सिस्मोग्राफ विधि से इसका अध्ययन किया जाता है भूकंपी तरंगों का। और भूकंपी तरंगों के आधार पर ही पृथ्वी के भीतर की चट्टानों के बारे में, ठोस द्रव गैस के बारे में भूगर्भ शास्त्रियों ने अध्ययन किया, जिसमें हम लोग देखा क्रस्ट है, क्रस्ट में सियाल होता है, यानी सियाल मतलब सिलिका और एल्युमिनियम। फिर उसके बाद क्या आता है? सीमा यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम आता है। फिर उसके बाद कोर में क्या आता है? नीफे NiF यानी कि निकिल और फेरस रहते हैं। कई प्रकार के, कहाँ ठोस है, कहाँ द्रव है, कहाँ पे अर्ध प्लास्टिक दुर्बल मंडल है, इन सब का अध्ययन जो किया जाता है, पृथ्वी के नीचे कोई नहीं गया है, भूकंपी तरंगों के आधार पर ही अध्ययन करके बताया जाता है। आगे चलेंगे, जहां पर भूकंप नहीं आया, अभी हमने बताया यहां तक भूकंप नहीं पहुंचा था, क्योंकि 11,000 किलोमीटर तक ये पहुंची है तरंगे, और यहां के पहुंचने के 5,000 किलोमीटर लगभग, ये 5,000 किलोमीटर के पहले ही समाप्त हो चुकी हैं। जहां तक नहीं पहुंचती हैं तो वहां पर भूकंप का अनुभव होगा ही नहीं, भूकंप आएगा नहीं। तो यह क्षेत्र होता है भूकंप का छाया प्रदेश, भूकंप का या भूकंपीय छाया प्रदेश, भूकंपीय छाया प्रदेश या छाया क्षेत्र, चाहे प्रदेश लिख दीजिए या क्षेत्र लिख दीजिए या जोन लिख सकते हैं, XYZ जो भी। तो भूकंपी छाया जो क्षेत्र होता है, यहां पर भूकंप आएगा कि नहीं? नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। इसका मतलब क्या होता है? यहां भूकंप नहीं आता है, नहीं आता है, भूकंप नहीं आता है। भूकंपी छाया प्रदेश में भूकंप नहीं आता, ये जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अब दूसरा चीज अगर हम देखेंगे, ये जो तरंगे चल रही थी, भूकंपी तरंगे पृथ्वी के अंदर, पिंड तरंगे, पी और यस जो तरंगे हैं, पी और यस तरंगे, ये जब भी गति करती हैं ठोस द्रव गैस में, इनका वेग जो होता है ठोस में ज्यादा होता है। कोई भी चीज उसे भी पढ़ चुके हैं, वेग ठोस में ज्यादा होगा, द्रव में वेग क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब यूं भी कह सकते हैं, इन तरंगों का वेग अधिक घनत्व में, अधिक घनत्व की चट्टानों में अधिक, कम घनत्व की चट्टानों में कम। इसका मतलब यूं भी कह सकते हैं, जिन चट्टानों में अणुओं की संख्या या अंतरावकाश कम है वहां वेग ज्यादा, और जहां भी अंतरावकाश कम होता है वहां वेग कम। ठोस में अंतरावकाश कम रहेगा। तो चाहे जैसे प्रश्न घुमाए, एग्जामिनर घुमा सकता है ना,
कैसे भी घुमाए, जब आप कॉन्सेप्ट पकड़े रहेंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, तो आप हल कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय में प्रश्न थोड़ा सा वनडे को छोड़ करके थोड़ा सा टेक्निकल बन रहे हैं, कथन कारण पे दे रहे हैं, कथन कारण के अलावा निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो अगर 50-50 में आप रहते हैं तो आपको रिस्क उठाना पड़ता है। तो क्यों रिस्क उठाएं, पहले से ही आपने जानिए, रिस्क उठाने सवाल ही नहीं। 3 निकालिए, 3 ऑप्शन नहीं है, एक ऑप्शन बचता है, वही है। जब जानते रहेंगे 3 तो जानिए कम से कम, और 3 जानने के लिए जरूरी है एक बार पढ़िए, हमसे पढ़िए, अशोक राज सर से एक बार पढ़िए, और पूरे एग्जाम होने तक दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप करेक्ट कीजिए और अधिकारी बनिए। मैं तो यही चाहता हूं। अब आप क्या चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप क्या चाहते हैं। मैं यही चाहता हूं एक बार पढ़ें, अपने लिए पढ़ें, अधिकारी बनने के लिए पढ़ें, लोगों को ज्ञान दे सकें, एक प्रशासन का रोल निभा सकें। प्रशासन कैसे किया जाता है, किस तरीके किया जाता है, जब जानकारी रहेगा तभी आप प्रशासन भी कर पाएंगे। तो इतना तो हमने बता दिया। अब इसके अलावा अगर कुछ पूछ लेता है, हाँ इसके अलावा और क्या पूछने की संभावना कुछ तो नहीं लग रहा है। तो अगर ये देखिए एक चीज बन सकता है, क्या पूछ सकता है, जैसे ये जो भूकंप आया था स्थल पे आया था, जहां भी आपने अनुभव किया, क्या स्थल के अलावा समुद्र में भी आ सकता है भूकंप? समुद्र में तो और ज्यादा आते हैं भैया भूकंप, ज्वालामुखी आएगा, क्योंकि प्लेट की मोटाई जो होती है कम होता है, तो ज्वालामुखी ज्यादा आएगा। ज्वालामुखी ज्यादा आने का मतलब भूकंप आना, या और भी स्थितियां बन सकती हैं। हो सकता है कहीं इस प्रकार की घटनाएं हो, वहां भी हो सकता है। तो समुद्र और ज्यादा है भी, 70.8% भाग जो होता है, 70.8% भाग क्या है, समुद्र ही है। तो समुद्र में ज्यादा आएगा। समुद्र में आने का मतलब क्या होगा, समुद्र में यदि भूकंप आएगा तो जो समुद्र का जल है वो हिल उठेगा, उसमें भी कंपन होगा। कंपन होने का मतलब जल कुछ ऊपर उठेगा कुछ नीचे। ऐसे साधारण में ज्वार भाटा ऊंचाई कम ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन इसमें क्या होगा, भूकंप आने में ये जल की जो सतह ज्यादा ऊपर उठ जाएगा। ज्यादा जब ऊपर उठ जाएगा तो और वेग भी ज्यादा रहेगा। तो एक जगह से जब उठेगा किनारे तक फैलेगा, और किनारे यदि बहुत दूर ना हो किनारा, तो जिस किनारे पर पहुंचेगा वहां बिल्डिंग गिरा देगा, पेड़ पौधों को गिरा देगा, लोगों के लिए नुकसान करेगा, जान माल का नुकसान। ऐसा सबसे पहले घटना देखने को मिल रहा है जापान में। जापान में 4 जो द्वीप है, होकाइडो, होन्शु है ना, शिकोकू, क्यूशु, यहां से उत्तर से दक्षिण क्रम बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाता है। नीचे सबसे, अगर नीचे मतलब दक्षिण में सबसे पहले कौन है, तो क्यूशु है, उसके उत्तर में जाएंगे शिकोको है, फिर होन्शु है, फिर होकाइडो है। ये याद होना चाहिए। एकदम उत्तर में अगर आएंगे, उत्तर से होकाइडो है, फिर होन्शु है, फिर शिकोको है, फिर क्यूशु है। इधर से जाएंगे क्यूशु है, शिकोको है, होन्शु है, फिर होकाइडो है। क्लियर हो रहा है? तो जापान में सबसे पहले ये दिखता है कि जल की लहरें बहुत तेज तेज आ रही हैं, तो वहां से एक शब्द जापानियों वालों ने दिया, सुनामी। जो सुनामी शब्द है वो सुनामी एक तरंग ही है, समुद्री तरंग है, समुद्री लहर है, काफी ज्यादा विनाशकारी होता है, लोगों को विनाश कर देता है। ये विनाश कर देता है, लोगों का विनाश कर देता है, काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है। ये शब्द सुनामी शब्द जापानी शब्द है। जापान में ही चूंकि सबसे ज्यादा भूकंप वहीं पर आते हैं, और समुद्र में भी आएगा। जब स्थल पे आ रहा है, समुद्र में भी आ रहा है। समुद्र के इर्द गिर्द में जो आ रहा है वो लहरें इतना तेज मारेगा, वेग इतना तेज मारेगा, लोगों का नुकसान। तो उन लोगों ने एक नया शब्द कहा, यही है सुनामी। और ये सुनामी जापानी शब्द आज पूरे वर्ल्ड का एक प्रसिद्ध शब्द बन गया है। हम लोग भी कहते हैं सुनामी शब्द, उसके लिए कोई हिंदी शब्द नहीं, इंग्लिश भी नहीं, कोई भी XYZ। सुनामी सुनामी
एक नया शब्द आ गया। तो जहां से ये कोई भी चीज आता है इस तरीके का आ जाता है, तो सुनामी अगर आया तो ये सुनामी का मेन कारण क्या है? मुख्य कारण भूकंप, अर्थक्वेक ही है। और अर्थक्वेक एक पार्ट बता दिए, ये दूसरा पार्ट हमारा है। तीसरे पार्ट में जो शेष बचे हैं उसको लेकर चलेंगे। और भूकंप से जो आपदा प्रबंधन में पूछा जाता मेंस का प्रश्न, और मेंस का प्रश्न हम कैसे लिखें अच्छी स्कोरिंग के साथ। 10 नंबर में सामान्यतः सब लोग 4-5 नंबर पाते हैं, हम कैसे 6-7 नंबर तक ले जाएं, 8 नंबर तक ले जाएं, कैसे हम ग्राफिंग करें, कैसे फिगर बनाएं, क्या लिख दें ऐसा कि एग्जामिनर देने के लिए मजबूर हो जाए, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तब तक लेते हैं अलविदा। एक बार हम लोग बोलेंगे भारत के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। हमारे एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमारे वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। लाइक करिए और सभी मित्रों में शेयर करिए और उनसे रिक्वेस्ट करिए, हमारी तरफ से रिक्वेस्ट करिए, हमारे लिए, आप अपने लिए रिक्वेस्ट करिए, खुद मुख्य रूप से हमारे लिए कि वो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम अपनी बात को यहीं पे रोकते हैं। धन्यवाद।